So actually we are revising. So after that I think कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए थी, तो उसके लिए हम लोग ने बता दिया। तो मैं एक बता देता हूँ जल्दी-जल्दी कि बहुत कन्फ्यूजन रहता है ओसीआई और एनआरआई को लेके। तो बहुत बेसिक चीज़ है कि ओसीआई जो है फॉरेन सिटीजन है, एनआरआई जो है इंडियन सिटीजन है। ओसीआई के पास फॉरेन पासपोर्ट होगा, एनआरआई के पास इंडियन पासपोर्ट होगा। ओसीआई के पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, बट एनआरआई enjoys all kinds of political rights. Means they can vote, they can hold public office, they can take government jobs और kind of things. ठीक है, बट ओसीआई अपने काउंटर पार्ट दे कैन नॉट डू दैट। उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट वीजा रूल्स, एनआरआई को वीजा देने की जरूरत नहीं है। ही इज स्टिल द इंडियन सिटीजन, ही इज जस्ट नॉट जस्ट रिसाइडिंग फॉर मोर देन 182 डेज। दिस इज द जस्ट थिंग। ओके, तो इसको आप इसके पास लाइफ लॉन्ग मल्टी एंट्री मल्टीपर्पज़ वीज़ा होता है, अनलिमिटेड स्टे है, ये भी अनलिमिटेड स्टे एंजॉय करता है। बट द डिफरेंस जहाँ पे दोनों सेम हो जाते हैं एनआरआई एंड ओसीआई, दे ऑन द प्रॉपर्टी राइट्स, कि दोनों केवल रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी ही परचेज कर सकते हैं। दोनों ना तो एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, बट इनहेरिट कर सकते हैं। ये चीज़ है, ठीक है। टैक्सेशन में अगर आप बोले तो एनआरआई जो है चार्ज होगा जो इनकम वो इंडिया में अर्न किया, दोज इनकम दैट इज बी चार्ज। फॉर ओसीआई के लिए हम लोग देखेंगे कि 182 डेज से वो ज़्यादा डिसाइड किया है कि नहीं है। अगर किया है तो उसका ग्लोबल इनकम अंडर दी टैक्सेबल सब्जेक्ट बनेगा, बट हम लोग को डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट देखना होगा। एनआरआई ओसीआई दोनों ही आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं इफ दे रिसाइड फॉर ग्रेटर देन 182 डेज और मोर इन 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रेसीडिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन से 12 महीना पहले आपको रहना होगा 182 दिन के लिए। ठीक है, आपको एनआरई अकाउंट खोल सकते हैं, एनआरओ अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट बहुत सारा है, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, तो एनसीआरओ ये सब वो टाइप का अकाउंट है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक यही है। तो बहुत सारा मतलब टैक्सेशन के दृष्टिकोण से ओसीआई को थोड़ा थोड़ा दिक्कत है। राइट्स के हिसाब से देखा जाए तो नॉन सिटीजन्स जो है उनको 1915 29 30 नहीं मिलेगा जो ओसीआई को, पर ये सब मिलेगा उनको एनआरआईस को। ठीक है, तो हायर टैक्स डिडक्शन होगा अगर कोई नॉन रेजिडेंट अपना प्रॉपर्टी यहाँ बेचता है। ठीक है, चाहे वो एनआरआई हो चाहे वो ओसीआई हो, तो बहुत ज़्यादा टीडीएस कटेगा कंपेयर टू जो इंडियन सेलर्स हैं। ठीक है, और टैक्स एग्जेम्पशंस भी उनको कम मिलेगा। सो फ्रॉम द प्रॉपर्टीज की और कमर्शियल दृष्टिकोण से दे आर इन द बैक फुट, बट द पॉलिटिकल सिविल राइट्स तो अगर एमएचए का काम देखिएगा तो ये इंडियन सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी मैटर होगा तो वो एमएचए है। तो सिटीजनशिप देना, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से, रेजिडेंशिएशन करना, ये ओ ओसीआई का सारा रूल्स पॉलिसी बनाना, इमिग्रेशन, वीज़ा, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तो इमिग्रेशन, वीज़ा, ये सब आपका ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ये होम मिनिस्ट्री देखती है। होम एक्सटर्नल अफेयर्स क्या देखेगा? पासपोर्ट इशू करना, ओसीआई का प्रोसेसिंग अब्रॉड में, ठीक है, एम्बेसीज वगैरह में, और जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है बर्थ डेथ का, एनआरआई और डायस्पोरा वेलफेयर, ये आपका काम करता है फॉरेन मिनिस्टर, ये क्या बोलते हैं आपका फॉरेन डिवीजन। ठीक है, हाँ ठीक है। तो सिटीजनशिप पॉलिसी नेचुरलाइजेशन एमएचए के अंडर है, ओसीआई पॉलिसीज एंड रूल्स एमएचए के अंडर है, पासपोर्ट सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हैं, ओसीआई इशुएंस अब्रॉड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वीज़ा 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 पॉलिसी भी देखिए एमएचए के अंडर आ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वीज़ा, एनआरआई ग्रीवेंस वेलफेयर एमईए के अंदर है। तो एमएचए को बहुत ध्यान से देखिए भैया, एमएचए बहुत कंफ्यूजन होगा इसमें कि आपको लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कर रहा है। सिटीजनशिप देना, ठीक है, सिटीजनशिप देना, सिटीजनशिप लेना, यहाँ पे ओसीआई पॉलिसी हैंडल करना, यहाँ तक कि एनआरआई पॉलिसी हैंडल करना, ये सारा काम एमएचए का है। ठीक है, इमिग्रेशन, वीज़ा, फॉरेनर्स को रजिस्टर करना, यहाँ पे मतलब इंडिया के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रहा है, एक काइंड ऑफ दिमाग में रखो, इमिग्रेशन, वीज़ा, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ओसीआई, एनआरआई, देना सिटीजनशिप, लेना किसी सिटीजनशिप, सब ये देखेगा। सिर्फ पासपोर्ट इशू करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ओसीआई को अब्रॉड में देखेगा, अब्रॉड में जो भी काम होगा समझिए ये करेगा। ठीक है, तो बेसिक ये पॉइंट एक बार यहाँ भी देख लो कि पीआईओ कौन है। पीआईओ वो फॉरेन सिटीजन है जिसका पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न या रेजिडेंट इन इंडिया था। बेसिक है, ठीक है। तो कुछ कुछ देश को एक्सक्लूड भी किया गया है पीआईओ स्कीम से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान,
तो पड़ोसी सबको हटा दो, ईरान, चाइना और नेपाल, तो सारा पड़ोसी प्लस ईरान पीआईओ ओसीआई स्टेटस इन लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन देखिए, वो गलती हो गया है। पहला है, ये देखिए क्वेश्चन गलती हो गया है। इसमें क्या स्टैटिक है, सबसे पहला एक ही क्वेश्चन में स्पीकर का पावर का बात हो रहा है, तो स्पीकर का डिसऑर्डरली कंडक्ट के लिए विथड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पहला चीज, हाउस को समन प्रोवोक करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर का स्टेट के पास है, और पावर फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ मेंबर, तो स्पीकर नेम कर सकता है किसी मेंबर को रिसीवर मिसकंडक्ट लीडिंग टू द सस्पेंशन, बट सस्पेंशन एक्चुअली इनेक्ट होता है बाय मोशन पास बाय द हाउस, ठीक है। तो अगर कोई हाउस सस्पेंड किया कोई मेंबर को, तो हाउस ही रिवोक कर सकता है सस्पेंशन, ठीक है। तो स्पीकर का पावर के ऊपर रिवाइज कर लें, ठीक ना। अंपायर ऑफ द चेंबर, तो ठीक है, तो सबसे पहले स्पीकर का काम है कि वो हाउस का डेकोरम और डेकोरम को मेंटेन करना, ऑर्डर करना, ठीक है। तो किसी को सस्पेंशन करने के लिए नाम दे सकता है, ठीक है। और ये समझिए कि अगर सेशन भर में किसी को सस्पेंड करना है, तो हाउस एग्जीक्यूट करेगा उसको, ठीक है। तो हाउस को एडजर्न करना, अगर कोरम नहीं है तो स्पीकर का काम है। सीक्रेट सेटिंग करना एज अ रिक्वेस्ट टू द लीडर ऑफ द हाउस, स्पीकर ही अलाउ करेगा, ठीक है, अगर सीक्रेट सेटिंग बैठाना है तो, ठीक है। इसके बाद मनी बिल को असेंड देता है, कास्टिंग नोट देता है, कमेटी किस किस कमेटी का रहता है चेयरमैन, कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें स्पीकर रहेगा उसका चेयरमैन हो जाएगा, ठीक है। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, उसका चेयरमैन खुद रहता है, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन 10 शेड्यूल जो होता है आपका कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन गलती हो गया है। तो क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट जो है इसरो का, तो पहला ऑप्शन सही है, इसरो का बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है माइक्रोग्रेविटी में ये करने के लिए, ठीक है। तो ये इसमें क्या हुआ, PSLV C60 मिशन में गया था, WAM-4, ठीक है। और ये काओपी बोल रहा है, पिजन पी नहीं हुआ था, काओपी यूज़ हुआ था, ठीक है। काओपी इसलिए यूज़ हुआ था क्योंकि इसका जर्मिनेशन टाइम कम है, तो इसमें क्वेश्चन है कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो है उसमें क्या है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन है यूज़र इक्विपमेंट का और कोड नेटवर्क के बीच में रेडियो लिंक्स है, ठीक है। लाइसेंस स्पेक्ट्रम और अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम दोनों में काम करता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। अब इसका स्टैटिक देख लेते हैं कि जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क होता है वो वाइटल ब्रिज है आपका टेलीकम्युनिकेशन में। तो जैसे आपका डिवाइस है जो स्मार्टफोन है, और जो सेंट्रल बैकबोन है जो टेलीकॉम प्रोवाइडर है, रेडियो लिंक से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर रैन नहीं होगा तो आपका फ़ोन इंटरनेट से या ब्रॉडबैंड टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो सेलुलर नेटवर्क होता है वो लाइसेंस स्पेक्ट्रम पे काम करता है, जैसे 5G हो गया, 4G हो गया, ठीक है। बट डेटा ट्रैफिक वो ज़्यादा है, तो क्या करेगा, जो रेडियो टेक्नोलॉजी क्या करता है, उसको अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम बैंड्स में शिफ्ट कर देता है, जैसे कि पब्लिक वाईफाई होता है ना, उस हिसाब से, ताकि नेटवर्क कैपेसिटी बूस्ट हो और एक्सपेंसिव स्पेक्ट्रम ना खरीदना पड़े। ये वाला रिवाइज कर लिया जाए। इसमें क्या है कि अगर प्रेसिडेंट किसी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है, तो स्टेट लेजिस्लेचर को 6 महीना के अंदर वापस भेजना होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, गलती हुआ ये ना, बाकी तो दोनों ठीक है। सीट देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर में आपको सीट कब कब छोड़ना होगा, जब आप डबल मेंबरशिप हो गया आपका, ठीक है, पहला चीज़। इसमें अगर 2 हाउस में आप इलेक्ट हो गए हैं, तो एक हाउस में आपको छोड़ना होगा, ठीक है। इसका देखिए कैसे कैसे हटिएगा बाबू, देखिए डबल मेंबरशिप से हट जाइएगा। पहला सिनेरियो क्या है, लोकसभा राज्यसभा में एक साथ आप इलेक्ट हो गए, पहला रूल क्या है इसमें। हाँ, तो अगर दोनों लोकसभा राज्यसभा में आप सिलेक्ट हो गए हैं, तो आपको अपना हाउस में बताना होगा 10 दिन के अंदर, ठीक है। अगर आप 10 दिन के अंदर नहीं बता पाए, तो राज्यसभा का सीट ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि एक सीटिंग नंबर है एक हाउस का, अगर वो दूसरा हाउस में इलेक्ट हो जाए तो कैसे होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप दूसरे हाउस में इलेक्ट हुए हैं, तो आपका पहला जो हाउस होगा वो वैकेंट हो जाएगा, है ना? ठीक है, अगर आप राज्यसभा में MP हैं और आप लोकसभा का इलेक्शन जीत गए, तो राज्यसभा का सीट खाली हो जाएगा, ठीक है।
तीसरा सिनारियो क्या है कि आप 2 सीट जीत गए एक ही हाउस का, ठीक है? तब क्या करना होगा? तब आपको वॉलंटरी रिज़ाइन देना होगा 1 सीट से 14 दिन अंदर, ठीक है? तो अगर 2 सीट में अगर एक ही स हाउस में सेलेक्ट हो गए, तो आपको वॉलंटरी रिज़ाइन देना होगा 1 सीट से 14 दिन के अंदर, ठीक है? अगर नहीं किए हैं, दोनों से चल जाइएगा। अगर एक आप पार्लियामेंट का सीट जीत गए और एक स्टेट लेजिस्लेचर का सीट जीत गए, तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर से रिज़ाइन देना होगा 14 दिन में। अगर फेल हो गए, तो पार्लियामेंट का सीट खाली हो जाएगा, ठीक है? एब्सेंस का रूल क्या है? अगर कोई मेंबर ओल्ड मीटिंग से हाउस से 60 दिन तक अब्सेंस रहा विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस, हाउस में डिक्लेयर सीट वैकेंट, ठीक है? तो 60 दिन कैसे कैलकुलेट हो रहा है? तो इसका कोई अकाउंट नहीं है ड्यूरिंग द विच हाउस इज प्रोडोर the house adjourns for 10 days festival break. This 10 days do not count the 60 days absence limit. The clock pauses. ठीक है, तो 60 दिन लगातार का काउंट हो रहा है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है? उसके बाद रेजिग्नेशन है, तो पहला आपका था एब्सेंस का रूल, दूसरा था आपका डबल मेंबरशिप का रूल, डबल मेंबरशिप, एब्सेंस, और एक है आपका रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन क्या है कि एक मेंबर कभी भी रिजाइन दे सकता है, कभी भी लेटर लिखिए स्पीकर को और चेयरमैन को, रिजाइन दे दीजिए, ठीक है? तो जैसे ही सबमिट किए तो रेजिग्नेशन हो गया? नहीं। तो 33rd अमेंडमेंट क्या बोल रहा है कि स्पीकर और चेयरमैन जो है रिफ्यूज कर सकता है रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने पे, अगर इंक्वायरी के बाद सेटिस्फाई होता है कि द रेजिग्नेशन इज नॉट वॉलंटरी और नॉट जेन्यून, तो सीट तभी होगा जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर्मली एक्सेप्ट करेगा। डिस्क्वालिफिकेशन का क्या? सीट का वैकेंट हो गया इफ मेंबर बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन में भी, ठीक है? डिस्क्वालिफिकेशन का क्या क्या क्राइटेरिया है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 102 दिया हुआ है। 102 में क्या लिखा हुआ है? अगर कोई मेंबर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिया है, अनसाउंड माइंड का है, डिस्चार्ज सॉल्वेंट है या इंडियन सिटीजनशिप खो दिया है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। आरपीए में प्रोविजन है बहुत सारा। 10th शेड्यूल वाला जो है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो 3 तरीका से आप हट सकते हैं, ठीक है? हाँ, अगर आप पर्सन दो लोकसभा सीट से जीता और रिजाइन करने से भूल गया, तो इलेक्शन कमीशन दोनों ही सीट आपको खा जाएगा, ठीक है? Person is elected an MLA and MP simultaneously and fails to choose within 10 days. तो क्या होगा? They fail to resign from the state assembly within 40 days, तो पार्लियामेंट्री सीट वैकेंट हो जाएगा, ठीक है? तो हाउस एक मेंबर को एक्सपेल कर सकता है फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, ठीक है? एक्सपल्सन, तो सस्पेंशन और एक्सपल्सन में अंतर है। तो हाउस कैन एक्सपेल a member for breach of privilege or contempt of house, ठीक है? अपॉन एक्सपल्सन